याद रखें कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए कड़वे अनुभवों से सीख लें और जो हमारे पास आज है उस पर जल्द से जल्द फोकस करें और आगे बढ़ें। नमस्कार, सुप्रभात, मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 संसदीय क्षेत्रों के लिए होगी वोटिंग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का किया दौरा। किसानों को तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत पर दिया जोर। किसानों को कृषि से संबंधित उद्योगों के साथ जोड़ने पर भी बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान शुरू। 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में ध्यान मग्न रहेंगे प्रधानमंत्री। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7% रहने का जताया अनुमान। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में जताया गया अनुमान। और मॉनसून की दस्तक से देश को मिली राहत। केरल और पूर्वोत्तर में एक साथ पहुंचा मॉनसून। सबसे पहले बात चुनाव से जुड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 57 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। चुनाव की प्रक्रिया 19 अप्रैल से देश में 7 चरणों में शुरू हुई थी। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 57 संसदीय क्षेत्रों के लिए वोटिंग होनी है। इन सीटों में उत्तर प्रदेश की 13 सीटें शामिल हैं, बिहार की 8, पंजाब की 13, झारखंड की 3, चंडीगढ़ की 1, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें शामिल हैं, जबकि ओडिशा की 6 सीटों पर वोटिंग होनी है और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें भी अंतिम चरण में शामिल हैं। सभी सीटों के लिए सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। तमाम 57 सीटों पर आखिरी चरण में वोटिंग होनी है, जो सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी। और 7वें चरण की अगर बात की जाए तो कुल 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। कुल 904 उम्मीदवारों की किस्मत आखिरी चरण में कैद होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा नाम इस चरण में, जबकि देखें मंडी से बीजेपी की कंगना रनौत मैदान में है और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह, गोरखपुर से बीजेपी के रवि किशन और समाजवादी पार्टी के काजल निषाद, हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर और कांग्रेस के सत्यपाल सिंह रायजादा, और डायमंड हार्बर से टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी और बीजेपी के अभिजीत दास के बीच मुकाबला है। 4 जून को चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। हर एक मत, हर एक वोट जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए पहली बार आम चुनाव में पूरे भारत में जरूरतमंदों को घर पर मतदान की सुविधा दी गई है। चुनाव आयोग के प्रयास से बुजुर्गों, पीडब्ल्यूडी, तीसरे लिंग और पीवीजीटी मतदाता अपनी आवश्यकता के अनुसार घर पर रहकर अपने वोटिंग का, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सक्षम ऐप दिव्यांग मतदाताओं को वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने में सुविधा दे रही है। आइए देखते हैं ओडिशा के केंद्रपाड़ा में जिला प्रशासन के सहयोग से किस तरह से बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के दरवाजे तक पहुंचकर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और पीडब्ल्यूडी वर्ग से आने वाले मतदाताओं ने घर से मतदान करके लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दिया। तो चुनाव आयोग की लगातार कोशिश है कि हर एक वोट जरूरी है।
ଆସି ଭୋଟ ନେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧାରେ ଭୋଟ ଦେଲି ଆପଣମାନେ ସେଇ ସୁବିଧାରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। तो 1 तारीख को अपना वोट जरूर दें। उत्तर प्रदेश का वाराणसी संसदीय क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है। 5 विधानसभा क्षेत्रों रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और सेवापुरी से यह बना हुआ है। 2014 के चुनाव में 42 उम्मीदवार वाराणसी संसदीय सीट के चुनावी मैदान में थे, जिनमें से 19 निर्दलीय थे। 2019 में 27 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनमें से 8 निर्दलीय थे। जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में शुरुआत में 42 उम्मीदवारों ने वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिनमें से एक ने खुद ही अपना नाम वापस लिया। इसके बाद 7 उम्मीदवार आखिरकार जांच प्रक्रिया में आगे निकलने में कामयाब रहे। देश भर में लोकसभा चुनाव के 6 चरणों को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने के बाद पैरामिलिट्री के जवान बिना थके बिना रुके पहुंचे संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां 7वें और अंतिम चरण के अंतर्गत मतदान होना है। हमारे संवाददाता प्रतिबिंब शर्मा ने वहां के पुलिस आयुक्त से बातचीत की, आइए देखते हैं। जहां चुनाव का अंतिम और 7वां चरण होने वाला है और उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हम बहुत ही वीवीआईपी मानी जाने वाली लोकसभा की सीट यानी कि वाराणसी में इस वक्त मौजूद हैं और हम देख रहे थे कि एक बहुत ही कमाल की ब्रीफिंग यहां पर हुई थी। शायद ये फाइनल ब्रीफिंग है चुनाव से पहले, जो उनको चुनाव होने वाला है अंतिम चरण का। यहाँ पर मोहित अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद। अब मोहित जी, हमने देखा कि यहाँ पर जब आप बात कर रहे थे, ब्रीफ कर रहे थे, तो इस पर सबसे जो मानवीय संवेदना होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हम लोग पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, पूरा जो चुनाव की प्रक्रिया है वो बहुत ही मानवीय है, क्योंकि देश निर्माण से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है। यहाँ पर आपने जो ब्रीफिंग की है कितनी महत्वपूर्ण होती है जब आप मैदान में जाते हैं और चुनाव जो है सामने? पुलिस में ब्रीफिंग का अपना महत्व है। जो भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम जब भी आते हैं, चाहे वीआईपी ड्यूटी हो, चुनाव हो, हम लोग अपने पुलिसकर्मियों को ब्रीफ करते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं से उन्हें अवगत कराते हैं। जहाँ तक संवेदनशीलता की बात है, गर्मी का समय है, 7वें फेज में ये चुनाव है और ये हमारा फोर्स जो है 6 चरण का चुनाव ऑलरेडी करा के यहाँ पर आया है, पैरामिलिट्री फोर्स आई है। तो हम लोगों का विशेष ध्यान है कि मतदाताओं को किसी तरह का इस गर्मी में कष्ट ना हो और वो आराम से आकर के अपने मतों का प्रयोग कर सके, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो छोटे छोटे बच्चों के साथ केंद्र पर आती हैं, हमारे बुजुर्ग हैं या जो दिव्यांग लोग हैं, उनको पोलिंग में प्राथमिकता दी जाए, ये सब बातें यहाँ पर इनको बताई गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे नियम कानून, जैसे आम यातायात, अक्सर लोगों को ये भ्रम रहता है कि चुनाव वाले दिन गाड़ी नहीं चलने दी जाएगी, तो ये भी यहाँ पर बताया गया है कि आम दिनों की तरह यातायात चलता रहेगा, किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। जो मतदाता है वो अपनी स्वयं की गाड़ियों से, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, उससे केंद्र के नज़दीक तक जा सकते हैं और फिर वहाँ पर पोलिंग अपनी कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग 12,000 पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारी बहुत सारी सिक्योरिटी टीम, पुलिस की रिजर्व टीम, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमणशील रहेंगे। ये व्यवस्था की गई है। हर केंद्र जो भी हमारे संवेदनशील है वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स को भी लगाया गया है और हमने मॉक ड्रिल कराई है कि यदि कहीं पर कोई अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है तो वो 3 से 4 मिनट के अंदर इस वहाँ पर केंद्र पर पहुँच जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 7वें फेज का चुनाव यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न होगा। ये चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जन भागीदारी बेहद आवश्यक है। जन भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा तय हो सके, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आम जनता से अपील करूंगा कि मत देना न केवल उनका अधिकार है बल्कि एक उनका कर्तव्य भी है। इतने बड़े लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सभी की भागीदारी बहुत आवश्यक है। तो मेरी सभी काशीवासियों से अपील है कि 1 जून को अपने घर से निकलकर भारी संख्या में मतदान करें और मतदान प्रतिशत को एक रिकॉर्ड यहाँ पर स्थापित हो, यही मेरी सभी से अपील है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, शुभकामनाएं। अंतिम चरण है और आपने कहा कि सब लोग बहुत काम करके लौटे हैं और आपने यहाँ पर जो है उत्साह भरने का प्रयास किया इस ब्रीफिंग के माध्यम से और उत्साह जो है भरे
आपकी बातों से और आपके जो इस इंटरव्यू के माध्यम से तमाम उन मतदाताओं में भी जो इस 7वें चरण में और इस बहुत ही विशिष्ट खास और वीवीआईपी लोकसभा संसदीय जो ये सीट है उस पर मतदान के लिए भारी संख्या में लोग सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाराणसी के पुलिस कमिश्नर बता रहे थे कि सुरक्षा को लेकर खासतौर से किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है वाराणसी में, जो हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव में होने वाली है एक तरह से। आखिर और किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ कल के मतदान को लेकर, अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रतिबिंब शर्मा। वाराणसी संसदीय सीट पर जितनी भीषण गर्मी पड़ रही है उतनी ही तेज है यहाँ पर चुनावी प्रक्रियाएं। चुनाव कैसे 1 जून को सही ढंग से संपन्न किया जाए उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को लेकर एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग आयोजित की गई, जिसे जिला चुनाव अधिकारी एस राजलिंगम ने संबोधित किया। उसमें यहाँ के पुलिस आयुक्त भी थे मोहित अग्रवाल, उन्होंने भी संबोधित किया और उस संबोधन का जो सार था वो ये था कि मानवीय संवेदनाओं के साथ लोगों को सहयोग करना है कि वो बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। गर्मी यहाँ पर ज़्यादा है लेकिन लोगों के उत्साह में बिल्कुल कमी नहीं है। गली चौराहे, नुक्कड़, चाय की दुकानें, तमाम जगह पर लोग यही बात कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में मताधिकार का प्रयोग 1 जून को करना है, जो कि अंतिम चरण के अंतर्गत वाराणसी में मतदान होने वाला। तो 1 जून यानी अंतिम चरण में जिन 57 सीटों पर मतदान होना है, सभी जगह पुख्ता इंतजाम, सभी तैयारियां पूरी हैं। हर एक वोट काउंट हो ये सुनिश्चित करने के लिए इलेक्शन कमीशन की टीमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक सक्रिय हैं। सनसेट टीवी की टीम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंची, जहां 1 जून को वोटिंग होनी है। कांगड़ा में कुल 1643 पोलिंग बूथ हैं। इनमें से 2 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां हेलीकॉप्टर और नाव से पहुंचकर मतदान करवाना मुमकिन हो पाता है। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के बड़ा भंगाल में हेलीकॉप्टर और फतेहपुर विस के साथ सतकुठेड़ा में नाव से ही पोलिंग पार्टियां पहुंचकर चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाती हैं। हिमाचल के दुरूह पहाड़ी इलाके में वोटिंग कैसे संपन्न कराई जा रही है, इसका जायजा लिया मेरी सहयोगी अमृता चौरसिया ने, और उन्होंने बात की कांगड़ा जिले के डिप्टी कमिश्नर से। यानी कि आम चुनाव 2024 अपने अंतिम पड़ाव पर है और इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर हेमराज जी। स्वागत है सर आपका सनसेट टीवी में। और खासकर अगर मैं हिमालय क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पे बहुत दुरूह इलाके हैं, यूनिक पोलिंग बूथ्स जो हैं उनकी मैं चर्चा करना चाहूँगी। जो इस तरह के कठिन एरिया वाले बूथ्स हैं जिन्हें हम यूनिक पोलिंग बूथ्स भी कह रहे हैं, वहाँ पर चाहे वो बड़ा बंगाल हो, सतकुठेड़ा हो, वहाँ पे आप किस तरीके की एक्सरसाइज आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से चुनौतीपूर्ण है वहाँ वोटिंग कराना और आप लोग की क्या तैयारी है? अगर दुर्गम क्षेत्र के पोलिंग बूथ की अगर हम बात करते हैं तो जैसा आपने बताया कि पूरे ज़िले में अब अमूमन हमारे सारे कनेक्ट हो चुके हैं एक्सेप्ट 2 प्लेसेस, जिसमें एक बड़ा बंगाल है और एक हमारा सतकुठेड़ा है। सतकुठेड़ा पोंग डैम के अंदर हमारा एक टापू है, उस पर वो बूथ बनता है। जो हमारा बड़ा बंगाल है वो एकदम दुर्गम कटा हुआ हमारा क्षेत्र है, जहाँ पर बड़ा बंगाल एक पंचायत है, वहाँ के बाशिंदे वहाँ पर रहते हैं। इनफैक्ट आपने ट्रांस वीमेंस के बारे में सुना होगा, तो वो लोग अपने जानवरों के साथ शिफ्ट करते रहते हैं। समर में वहाँ चले जाते हैं, विंटर में यहाँ आ जाते हैं। यहाँ भी घर है, वहाँ भी घर है, लेकिन इंक्लूसिव इलेक्शंस की थीम को लेते हुए, एवरी वोट काउंट्स की थीम को लेते हुए, चाहे कितना भी दुर्गम हमारा क्षेत्र हो, हमने वहाँ पर भी पोलिंग बूथ एस्टेब्लिश करने का काम किया है। दुर्गम है, लेकिन जब सारे सिस्टम सारे लोग इकट्ठे होकर जब उनके उसकी सफल क्रियान्वयन के लिए लगते हैं तो वो चीज़ आसान दिखने लगती है। और बड़ा बंगाल बूथ का अरेंजमेंट एक इसका उदाहरण है। हमने एयरफोर्स से रिक्वेस्ट की, उन्होंने हेलीकॉप्टर्स हमें उपलब्ध करवाए। हमने हमारी टीम्स उसमें भेजी, इनफैक्ट आज ही वो टीम जा चुकी है। कुछ और खबरें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को गोविंद वल्लभ पंत कृषि
एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि किसानों को तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है। किसानों को कृषि से संबंधित उद्योगों के साथ जोड़ने पर भी उन्होंने जोर दिया। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का दौरा, गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का उन्होंने दौरा किया और अपने संबोधन में उन्होंने किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात कही है और कहा है कि जितना ज्यादा किसान, कृषि और टेक्नोलॉजी आपस में जुड़ेंगे उतना ज्यादा किसानों को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। किसानों को जो कृषि से जुड़े हुए इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उनके साथ डायरेक्टली जोड़ने पर भी उपराष्ट्रपति का जोर रहा है। मेरा परिचय कर्षक पुत्र के रूप में कराया। इस बात का सदैव मेरे को बोध रहेगा, मुझे कर्षक पुत्र की पूरी भूमिका निभानी है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की अनेक संस्थाओं में मैं गया हूँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और यहाँ। आज के दिन सबसे बड़ी आवश्यकता है अपने आप को आगे बढ़ाएं, और इसकी ज़्यादा आवश्यकता इसलिए है कि यदि अगर कृषि को और भी ज़्यादा योगदान हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में देना है, अभिन्न अंग होना पड़ेगा 3 बातों के लिए। किसान को नजदीकी से खेती में जो भी पैदा होता है उसके व्यवसाय से जुड़ना होगा। किसान में प्रतिभा है, किसान देखा जाता है कि जो ही कृषि का कोई भी उत्पादन उसके यहाँ होता है तुरंत बेच देता है। आर्थिक दृष्टि से ये उचित नहीं है। समय बदल गया है, किसान को व्यवसाय से जुड़ना चाहिए जो कृषि से जुड़ा हुआ है। किसान को कृषि से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनसे भी जुड़ना चाहिए। किसान दूध पैदा करता है और वो दही और छाछ तक सीमित रहता है। समय आ गया है कि किसान आइसक्रीम, पनीर और दूध के जितने उत्पादन हो सकते हैं सब में हो। सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि खेत के ऊपर, अन्न के अंदर उत्पादन में बढ़ोतरी की जाए। There has to be increasing participation of farmers in marketing of agriculture produce, in value addition of agriculture produce, and that has to be done in cluster. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई की शाम से विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में ध्यान मग्न हैं। जिस चट्टान पर प्रधानमंत्री ध्यान मग्न हैं, उसका विवेकानंद के जीवन पर बड़ा प्रभाव था। पूरे देश में घूमने के बाद स्वामी विवेकानंद यहीं पहुंचे थे और 3 दिनों तक ध्यान किया था। उन्होंने अविकसित भारत का सपना देखा था और इसी सपने को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2019 के दौरान भी प्रधानमंत्री ने केदारनाथ गुफा में ध्यान लगाया था। अपने आध्यात्मिक प्रवास के लिए कन्याकुमारी में स्थान चुनने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला देश के लिए स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण को साकार करने की उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। 1 जून तक प्रधानमंत्री ध्यानमग्न रहेंगे। बात मौसम की करेंगे। उत्तर भारत की झुलस रही धरती के लिए दक्षिण ने राहत की उम्मीद जगाई है। कृषि के लिए अच्छी खबर है, केरल में अनुमान से 1 दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके अलावा मानसून पूर्वोत्तर भी पहुंच गया है, यानी अब जल्द ही गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।
अर्थ जगत की बात करें तो आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7% रहने का अनुमान जताया है। आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष 2023-24 में मजबूत गति से इसने विस्तार किया, जिससे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर बढ़कर 7.6% हो गई, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 7% थी। संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय सेना में मेजर राधिका सेन को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। ये पुरस्कार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी हिस्से में लैंगिक समानता, महिला शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यौन हिंसा समेत अनेक अहम क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया गया है। और अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। जानते हैं इतिहास की तारीख में कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 31 मई साल 1911 को टाइटैनिक जहाज पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। टाइटैनिक उस समय दुनिया का सबसे बड़ा भाप से चलने वाला यात्री जहाज था। इस जहाज ने अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा न्यूयॉर्क शहर के लिए शुरू की। 4 दिन की यात्रा के बाद 15 अप्रैल 1912 को रात के अंधेरे में टाइटैनिक समुद्र में तैरते विशाल हिमखंड से टकराया। टकराने के लगभग 2 घंटे बाद ही यह समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक पर उस समय लगभग 2200 यात्री सवार थे, जिसमें से 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस भीषण हादसे में 500 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकी। टाइटैनिक को उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों ने डिजाइन किया था और इसके निर्माण में उस समय की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इतिहास के पन्नों में यह हादसा सबसे भीषण जहाज दुर्घटनाओं में से एक है। साल 1997 में जेम्स कैमरन के निर्देशन और लियोनार्डो डिकैप्रियो व कैट विंसलेट अभिनीत इस विशालकाय और आलीशान जहाज पर बनी फिल्म टाइटैनिक को खूब सराहा गया। 31 मई साल 1981 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने उपग्रह RS-D1 का प्रक्षेपण किया। इस उपग्रह को ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-3 रॉकेट की मदद से प्रक्षेपित किया गया। 38 किलो वजनी RS-D1 उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया गया। यह उपग्रह सफलतापूर्वक 9 दिनों तक कक्षा में रहा। यह उपग्रह सुदूर संवेदन अनुप्रयोगों के लिए अपने साथ एक कैमरा लेके गया था। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।